So we will start our module 1 of economics. Module 1 of economics, which is Indian economy, Indian economy and socio-economic issues. Socio-economic issues. So इंडियन इकोनॉमी में हम पढ़ेंगे कि इंडियन इकोनॉमी का नेचर कैसा है, ठीक है। जो उनका कुछ की फीचर्स है वो हम लोग देखेंगे कि व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। और सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज में हम देखेंगे बेसिकली दो चीज़। एक देखेंगे हम लोग इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी और फिर हम देखेंगे पॉवर्टी और पॉपुलेशन। तो ये क्या है, ये तीनों सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज हैं, ओके। और ये इंडियन इकोनॉमी के की फीचर्स हम लोग अभी देखेंगे। तो हम लोग करते हैं स्टार्ट, ओके। सबसे पहले आता है बात कि व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमी, इकोनॉमी होता क्या है। तो इकोनॉमी, व्हाट इज इकोनॉमी, व्हाट इज इकोनॉमिक्स एंड राइट इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्या क्या है, प्रोडक्शन मतलब गुड्स को बनाने का, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन, जो फिनिश्ड गुड्स है उनको मार्केट तक पहुंचाना, फिर वहां से लोगों में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, सेल करना, तब वो आ गया अपने मार्केट के अंदर, तो उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। और तीसरा कौन सा है, कंजम्पशन। कंजम्पशन, कंजम्पशन जो है वो किसके हाथ में है, वो कस्टमर्स के हाथ में है, वो पीपल के हाथ में है। तो it also it also talks about, or it also tells us about the consumption pattern of people कि कोई भी प्रोडक्ट का, जैसे ये प्रोडक्ट है, इसका मार्केट में डिमांड है या नहीं है, ठीक है। और उसके डिमांड होने या ना होने से क्या इफेक्ट पड़ रहा है इसके प्राइस पे, ये सारा कुछ आ जाएगा स्टडी। जो जो सारा जो बिहेवियर है वो आ जाएगा अपने इकोनॉमिक्स के अंदर, ठीक है। हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो क्या था, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि गुड्स क्या है और सर्विस क्या है। तो गुड्स हो गया ऑल मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स, छोटा से कोई जैसे फ्रॉम ए पिन, स्मॉल पिन टू एयरक्राफ्ट, everything which is produced in factory industry are goods which we use, okay, which gives us a utility, all things are goods। एंड सर्विस क्या है, सर्विस है कि जैसे रेलवेज हो गए, हाँ, रेलवेज, हेल्थ केयर, ठीक है, स्कूल, एजुकेशन, एजुकेशन ब्रॉडली सारा आ गया किसके अंदर, सर्विस के अंदर, ठीक है। और ये क्या, गुड्स के अंदर। ये है इकोनॉमिक्स का, इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक टर्म्स में गुड्स और सर्विस का मतलब, ओके। आगे बढ़ते हैं। हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स के ब्रॉडली। इकोनॉमिक्स जो है वो हम जो पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स वो दो दो ब्रॉड पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, और एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स।
एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, तो तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें क्या देखते हैं, उसमें हम देखते हैं स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट। जैसे इसका नाम भी है माइक्रो, मतलब छोटा। तो हम लोग बात करते हैं किसी कंपनी का, किसी फॉर्म का, किसी इंडस्ट्री का, ठीक है क्या, प्रोडक्शन, ठीक है, डिमांड, ठीक है, प्राइस लेवल। तो ये किस लेवल पे हो रहा है? ये हो रहा है स्मॉल लेवल पे, ये हो रहा है किसी खास कंपनी लेवल पे, ठीक, किसी खास सेक्टर लेवल पे हो रहा है। तो इसलिए इसका नाम क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। जैसे इसमें ये भी ले लो, कॉस्ट, कॉस्ट थ्योरी समझ में आता है। और ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो क्या है? वो है स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स एज ए होल। मतलब ये बात कर रहा है पूरी कंट्री के इकोनॉमिक्स एज ए होल की एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई, वी कैन से। तो इसमें क्या एग्जांपल है इसका? ऐसे हम लोग करते हैं कैलकुलेट नेशनल इनकम, नेशनल इनकम, ठीक है। हम लोग करते हैं कैलकुलेट जीडीपी, ठीक है, कंट्री का ओवरऑल प्राइस लेवल, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसमें इसका इन्फ्लेशन, ठीक है। ये सारा कुछ आता है कि इसमें मैक्रो पे, उसमें इसमें हम बात करते हैं एक कंट्री के लेवल का इन्फ्लेशन क्या है, प्राइस लेवल क्या है, जीडीपी क्या है, नेशनल इनकम क्या है। यहाँ पे हम किसी खास या इंडिविजुअल कंपनी की या फर्म की बात नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया माइक्रो और ये हो गया मैक्रो, ठीक है। और एक्चुअली देखा जाए तो एक कॉमन सा बात इसमें तुम लोग इसमें समझने वाली बात यह है कि मैक्रो का जो डिसाइडिंग फैक्टर है कि कितना नेशनल इनकम है, कितना जीडीपी है, कितना इन्फ्लेशन है, कितना प्राइस लेवल है, ये डिपेंड एक्चुअली माइक्रो पे ही करता है ना। ये माइक्रो पे ही करता है डिपेंड। जो यहाँ पे जैसा कंडीशन होगा, जैसा मार्केट का हेल्थ होगा, उसी हिसाब से नेशनल इनकम भी होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर प्रॉफिट होता है, यहाँ पे अगर प्रोडक्शन अच्छा होता है, यहाँ पे अगर कॉस्ट कम होता है, तो उसका इफेक्ट मैक्रो पे एज अ कंट्री ओवरऑल जो लेवल है उस पर भी दिखेगा, क्लियर दिखेगा। तो ये इसका डिसाइडिंग फैक्टर वही है, माइक्रो का ही है, ठीक है। ये बेसिक सब एक चीज़ था, यहाँ तक क्लियर है सबको? तो हम लोगों ने पढ़ा इकोनॉमी का डेफिनेशन, टाइप्स ब्रॉडली मैक्रो होते हैं, मैक्रो होता है। अब हम बात करेंगे कि इंडियन इकोनॉमी का जो फीचर है कुछ उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी, यहाँ पर मैं लिखता हूँ इंडियन इकोनॉमिक फीचर्स, ठीक है। इंडियन इकोनॉमिक फीचर्स, तो सबसे पहला फीचर क्या है? ये हम लोग जानते भी हैं, मैं सब लोग, बट फिर भी हम यहाँ पे लिखेंगे इसको ताकि एग्जाम में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आता है, ठीक है। तो पहला क्या है? सबसे पहले बात है कि इंडिया इज, जब हम लोग बचपन से सुनते आए हैं, इंडिया इज डेवलपिंग कंट्री, इंडिया इज डेवलपिंग कंट्री। तो ये इतना अंडर डेवलप्ड है और इतना डेवलप्ड है। ये क्या है? डेवलपिंग, अभी डेवलप हो रहा है, ठीक है। और जो इसका पर कैपिटा इनकम है वो लो है। पर कैपिटा इनकम मतलब, पर कैपिटा इनकम मतलब होता है कि जो भी टोटल नेशनल इनकम है वो डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पीपल इन द कंट्री, ठीक है। ये क्या होता है? नेशनल इनकम, जो भी नेशनल इनकम आया है एक साल का टोटल, वो डिवाइड कर देते हैं हम लोग नंबर ऑफ पीपल से, यानी कि पॉपुलेशन से। ये आता है हमारा पर कैपिटा, मतलब एक आदमी का इनकम, एवरेज इनकम, तो इसको बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। और कोई कंट्री डेवलपिंग कंट्री है या डेवलप्ड कंट्री है या अंडर डेवलप्ड कंट्री है, ये चलता है पता वहाँ के पर कैपिटा इनकम से। तो इंडिया का कितना है अभी? इंडिया का अभी पर कैपिटा इनकम है एट प्रेजेंट में देखा जाए तो इट्स 7873
डॉलर, ठीक है, पर कैपिटा इनकम। ओके, अच्छा, तो इसका ये मतलब नहीं है बिल्कुल कि इंडिया का हर आदमी के पास इतना पैसा एक साल में आता है, ऐसा नहीं है, ये एवरेज है, ठीक है, इसको हम लोग एवरेज निकालते हैं इसमें, क्योंकि हम जानते हैं कि 1% पॉपुलेशन के पास मोर देन 70% ऑफ वेल्थ है, ठीक है, एकुमुलेटेड है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये नहीं है, बट ये एवरेज है, ये सब पे हमने बराबर बांटा है तो ये आ रहा है, ठीक है, एज पर मार्केट एक्सचेंज रेट। ये क्या होता है मार्केट एक्सचेंज रेट में आगे बताऊंगा, बट इंडिया का पर कैपिटा इनकम कितना है, 7873 डॉलर, ठीक है। इसी की अगर मैं कंपेयर करूँ चाइना से, तो चाइना का क्या, ये इंडिया का है, और मैं बात करूँ चाइना का तो उसका क्या है बताओ, उसका है तकरीबन तकरीबन, अगर मैं डाटा मेरा हो सकता है यहाँ वहाँ, बट अप्रोक्सीमेटली यही है, 16,000 डॉलर। और अगर बात करूँ यूएसए का, तो वो है अप्रोक्सीमेटली 59,000 डॉलर। सॉरी सॉरी, 59 नहीं है, 5,900, 5,900 है। तो फिर भी सॉरी सॉरी, उससे कम हो जाएगा, सॉरी, ये मेरे से हो गया था मिस्टेक। इंडिया का कितना है, 7,873 डॉलर, 7,873। चाइना का कितना है, 16,000 डॉलर, और यूएसए कितना है, 59,000 डॉलर, ठीक है। तो इस अगर कंपेयर करें तो इंडिया इससे बहुत कम है अभी, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ वर्ल्ड का एवरेज, अगर मैं बात करूँ पूरे वर्ल्ड का जितने भी कंट्रीज सारा का अगर मैं एवरेज निकाल दूँ, तो वो कितना होगा एवरेज, वो होगा अपना 16,800 डॉलर, यानी कि 16,800 डॉलर है वर्ल्ड एवरेज। तो वर्ल्ड एवरेज के हिसाब से भी इंडिया का कम है, ठीक है, इसीलिए इंडिया का पर कैपिटा इनकम कम है। ये था पहला फीचर अपना कि पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया इज लो, लो इन सेंस रिलेटिवली लो, अगर हम किसी कंपेयर कर रहे हैं तब लो है, ठीक है। जैसे अगर हम इसी को अगर हम करेंगे कंपेयर किसी और कंट्री से, जैसे फ्रांस से या जर्मनी से, तो फिर इंडिया का ज़्यादा है। बट वही अगर हम कंपेयर कर रहे हैं वर्ल्ड से या चाइना से या यूएसए से, तो फिर कम है। तो this is the first feature of Indian economy, that India is a developing country because its per capita income is lower than the world average। तो ये है पहला फीचर। दूसरा फीचर का अगर हम बात करें, दूसरा फीचर का हम बात करें कि इनकम इनक्वालिटीज, इनकम इनक्वालिटीज, ठीक है। इनकम इनक्वालिटी का मतलब वही था कि जो रिच और पुअर के बीच का जो गैप है, वो रिच और पुअर के बीच का जो गैप है, इनकम गैप एक्चुअली, वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। ये जो गैप है ये बहुत ज़्यादा है, लार्ज गैप, इसको बोलते हैं हम लोग इनकम इनक्वालिटी, ठीक है। ये हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका फीचर्स पढ़ रहे हैं, ऐसा है, ठीक है। ओके, इनकम इनक्वालिटी के साथ साथ और क्या क्या है इसमें बताओ। और जो हम जानते हैं बेसिकली कि, अच्छा उससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, एक मैं कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूँ। कॉन्सेप्ट ये है, हम लोग उसको बोलते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि उसका नाम है कुजनेट्स हाइपोथेसिस। कुजनेट एक इकोनॉमिक्स था, बहुत पहले, यूएसए का था। तो इन्होंने एक थ्योरी दिया था, उनके उनके हिसाब से ये था थ्योरी कि अगर कंट्री में डेवलपमेंट होगा,
अगर कंट्री में डेवलपमेंट होगा तो क्या होगा, उससे उससे क्या होगा, उससे पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होगा। डेवलपमेंट मतलब इन्वेस्टमेंट, ठीक है, प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये अगर ज़्यादा होगा तो पर कैपिटा इनकम कंट्री का बढ़ेगा। पर कैपिटल क्यों बढ़ेगा, क्योंकि नेशनल इनकम बढ़ेगा, ठीक है। और अगर नेशनल इनकम बढ़ेगा तो क्या होगा, तो पहले क्या होगा, पहले आएगा इनइक्वालिटी। तो इनके इनके हिसाब से अगर कंट्री में विकास होगा, डेवलपमेंट होगा, तो उससे पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा। और यहाँ मेरा डेवलपमेंट का मतलब क्या है, प्रोडक्शन इंक्रीज होना, ठीक है, इन्वेस्टमेंट आना बाहर से। उसके बाद यहाँ का इंडिया का भी खुद का इन्वेस्टमेंट होना, ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करना, ये सारा कुछ आता है डेवलपमेंट में, ठीक है। उसके बाद हाँ, तो डेवलप टैक्स का इम्प्रूव होना, ठीक है। तो डेवलपमेंट होगा तो जाहिर सी बात है कि नेशनल इनकम इंक्रीज करेगा। नेशनल इनकम इंक्रीज करेगा तो पर कैपिटा इनकम इंक्रीज करेगा, और पर कैपिटा इनकम इंक्रीज करेगा तो इनके थ्योरी के हिसाब से पहले आएगा इनइक्वालिटी, पहले इनकम, सॉरी, इनकम इनइक्वालिटी पहले आएगा, ठीक है। और वो धीरे धीरे करके वो इनइक्वालिटी कम हो जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे क्या आ जाएगा, धीरे धीरे वो इनइक्वालिटी कम हो जाएगा और आ जाएगा इक्वालिटी, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, इसलिए अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो ये है अपना, इस तरफ मान लो इनइक्वालिटी, ठीक है, ये है मान लो हमारा पर कैपिटा इनकम। ये बोल रहे हैं कि जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा वैसे वैसे इनइक्वालिटी, जैसे जैसे पर कैपिटा में हमारा अब इस तरफ इंक्रीज कर रहा है, तो इनइक्वालिटी भी देखो ऊपर इंक्रीज कर रहा है। लेकिन समय के साथ जाके वो धीरे फिर इनइक्वालिटी कम हो जाएगा और बाद में इक्वालिटी आ जाएगा। तो ये ऐसा इसलिए बोलते थे क्योंकि इनके हिसाब से कि जैसे कंट्री में पैसा आएगा, जैसे नेशनल इनकम बढ़ेगा, डेवलपमेंट होगा, तो जो जो पहले से रिच हैं उनके पास तो साधन है, रिसोर्स है ज़्यादा, तो वो ज़्यादा एब्जॉर्व करेंगे, ठीक है। वो ज़्यादा एब्जॉर्व करेंगे किसको, मनी को, ठीक है, रिसोर्स को। और जो गरीब हैं, जो पुअर है, उन्हें कुछ नहीं मिलेगा शुरुआत में। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे एजुकेशन का डेवलपमेंट होगा, लोग समझेंगे, जानेंगे, ठीक है, तो इनके पास भी उसका बेनिफिट पहुंच जाएगा और बाद में जाके सब इक्वल हो जाएंगे। ये इनका ऐसा हाइपोथेसिस है, ठीक है, ऐसा सोच है इनका। हालांकि ये अभी ये इसका भी कोई एग्जांपल ठोस नहीं मिला है वर्ल्ड में, ऐसा कभी होता है, बट हमने पढ़ लिया है, ठीक है। उसका नाम क्या है, कुजनेट्स हाइपोथेसिस। क्लियर हो गया ये अच्छे से, आगे बढ़ते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। हम लोगों ने पढ़ा अभी तक क्या, हम लोगों ने पढ़ा इनइक्वालिटी, इक्वालिटी, फिर हम लोगों ने पढ़ा कि इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री, इसके बारे में पढ़ा। फिर हम लोग देखेंगे थोड़ा सा फीचर नंबर 3। इंडिया में क्या है कि इंडिया में एग्रीकल्चर का प्री डोमिनेंस है, मतलब एग्रीकल्चर डोमिनेंट है यहाँ पे, एग्रीकल्चर यहाँ पे डोमिनेंट है। तो बोलते हैं ना कि इंडिया एक कृषि प्रधान कंट्री है। क्यों है, क्यों ऐसा हम बोल रहे हैं, क्योंकि देखो तीन बेसिकली तीन टाइप के होते हैं, सेक्टर होते हैं किसी भी इकोनॉमी। पहला होता है एग्रीकल्चर सेक्टर, पहला क्या होता है, एग्रीकल्चरल सेक्टर। दूसरा क्या होता है, सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर वही था जो हम लोगों ने अभी बात किया था, हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवेज, सब साथ आता है सर्विस सेक्टर में। तीसरा क्या है, तीसरा इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो अगर हम ये कैसे हम प्रूव करें कि इंडिया में एग्रीकल्चर का डोमिनेंस है, ऐसे है क्योंकि अभी भी इन इंडिया जो एम्प्लॉयमेंट में कंट्रीब्यूशन है, मतलब जितने परसेंट लोग एम्प्लॉयड हैं वो सबसे ज़्यादा किस में एम्प्लॉयड है, एग्रीकल्चर सेक्टर में। इवन नाउ इट इज़ 44% अप्रोक्सीमेटली, एंड सर्विस सेक्टर इट इज़ 31% के आसपास है, और इसमें 25% के आसपास है। हालांकि अगर मैं बात करूँ यूएसए का या बात करूँ कोई डेवलप कंट्री का, तो उसमें कितना एग्रीकल्चर सेक्टर है, हार्डली 3%, 3 to 4% एग्रीकल्चरल का
इसमें कंट्रीब्यूशन है, किसका कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयमेंट का, मतलब रोजगार का। मतलब अमेरिका में 3 से 4% लोग जो हैं वो एग्रीकल्चरल सेक्टर में एम्प्लॉयड है। इंडिया में वही चीज़ 44% है। इसीलिए इंडिया क्या है, एग्रीकल्चरल डोमिनेंट है यहाँ पे, मतलब जो एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ पे एग्रीकल्चरल जो है काफ़ी ज़्यादा उसका डोमिनेंस है बाकी सब सेक्टर पे। हालांकि धीरे धीरे ये ओवरटेक कर रहा है उसको समय के साथ साथ, और ये भी वक्त के साथ इसको भी कर रहा है, बट स्टिल ये सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो ये था हमारा नंबर फीचर 3 की एग्रीकल्चरल सेक्टर यहाँ पे सबसे ज़्यादा है इंडिया में। ये क्या है, हम पढ़ रहे हैं फीचर्स। ओके, उसके बाद आते हैं हम लोग चौथा फीचर पे। वो क्या है मेरा, वह है हमारा पॉपुलेशन, मतलब हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, तो एक थियरी है, ठीक है, डेमोग्राफिक थ्योरी है, जो यहाँ पे तुम लोग इसको लिख भी लेना। ये क्या है यहाँ पे, थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। ये थ्योरी किसके द्वारा दिया गया था, ये थ्योरी दिया गया था एक इकोनॉमिस्ट हैं, उनका नाम है नोटियन एंड थॉमसन। ठीक है, ये इनके द्वारा एक थ्योरी दिया गया था, थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। इसके हिसाब से ये बोल रहे थे कि पॉपुलेशन का 3 स्टेज होता है। पॉपुलेशन का होता है 3 स्टेज। स्टेज, पहला स्टेज, दूसरा स्टेज और तीसरा स्टेज। ठीक है, पहले स्टेज में क्या होता है कि बर्थ रेट हाई होता है, ये है बर्थ रेट, ये है डेथ रेट, और यहाँ पे है पॉपुलेशन। तो पहला स्टेज क्या होता है, जब यहाँ जहाँ पे बर्थ रेट होता है हाई। ठीक है, मतलब बर्थ रेट हाई मतलब किसी के 5 बच्चे, किसी के 6 बच्चे, ऐसे करके, ठीक है, हाई। और डेथ रेट होता है हाई। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो पॉपुलेशन है वो होता है कंट्रोल्ड, लो पॉपुलेशन होता है। क्यों, क्योंकि साथ साथ डेथ रेट भी हाई है। अच्छा, ये कब की मैं बात कर रहा हूँ, ये मैं बात कर रहा हूँ अर्ली 17th सेंचुरी 18th सेंचुरी की मैं बात कर रहा हूँ। क्यों, उस टाइम में टेक्नोलॉजी नहीं था उतना, मेडिकल साइंस डेवलप नहीं था, इसीलिए डेथ रेट हाई था। और बर्थ रेट तो खैर हाई शुरू से रहा है यहाँ पे, इसका कोई ये नहीं है, मतलब यू कैन से लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ फैमिली प्लानिंग मेजर्स कह सकते हो, बट ये हमेशा से हाई रहता है। और ये डेथ रेट हाई क्यों था, क्योंकि वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज उतना डेवलप नहीं था जितना अभी है, इसलिए डेथ रेट हाई था। तो पॉपुलेशन क्या था, लो था, कंट्रोल था। स्टेज 2 आया बाद में, 19th सेंचुरी बोल लो या 21st सेंचुरी बोल लो अभी का, जहाँ पे बर्थ रेट है वो क्या है, वहाँ पे बर्थ रेट तो हाई है, अभी भी हाई है, और डेथ रेट हो गया लो। तो इसके रिजल्ट से क्या हो गया है, पॉपुलेशन हो गया है सुपर हाई, हाई नहीं सुपर हाई। और तीसरा स्टेज आता है जहाँ पे बर्थ रेट लो है, डेथ रेट भी लो है, तो ये भी लो है रिजल्टेंट। तो ये जो सेकेंड स्टेज है ये बड़ा खतरनाक स्टेज है, इसको बोलते हैं स्टेज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जहाँ पे आपका बर्थ रेट तो हाई है बट डेथ रेट लो हो गया है। तो यही इंडिया अभी इसी स्टेज में है, इसीलिए पॉपुलेशन कंट्रोल करना काफ़ी सबसे इम्पोर्टेंट है अभी के टाइम में। ठीक है, पॉपुलेशन कंट्रोल करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये किस स्टेज में है, स्टेज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ठीक है, और ये जो तीसरा स्टेज है ये एक्चुअली डेवलप्ड कंट्रीज का है, जैसे यूएसए, ठीक है, जैसे कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, उनका है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे बर्थ रेट भी लो है, डेथ रेट भी लो है, इसीलिए ओवरऑल वहाँ का पॉपुलेशन भी लो है। ओके, तो इंडिया में ये बहुत बड़ा इशू है अभी पॉपुलेशन का। सोचो, यू कैन तुम सोचो कि पूरे यूएसए का, जो कि यूएसए एरिया में इंडिया से बड़ा है, सबको पता है, उसका टोटल पॉपुलेशन लगभग लगभग 30 करोड़ के आसपास है।
और एक अकेले यूपी का पॉपुलेशन कितना है, 22 करोड़ का, सोचो। जबकि यूपी एक छोटा सा, यूपी एक स्टेट है इंडिया के अंदर, और ये यूएस से पूरा कंट्री जो इंडिया से बड़ा है साइज में, पूरे इंडिया से बड़ा है, इसका कितना है, 30 करोड़, एक स्टेट का कितना है, 22 करोड़। इससे तुम अनुमान लगा लो कितना ज़्यादा इशू है इसका। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। ठीक है, जिसने हम लोग बात किए 3 स्टेज का, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज। ठीक है, सब नोट कर लेना। ओके, अब आते हैं हम लोग इस पे। हाँ, यही था एक्चुअली मेन जो था फीचर इंडिया का इकोनॉमी का, वो यही था बेसिकली। और भी है बहुत सारे, जैसे कि यहाँ पे एजुकेशन का लेवल थोड़ा लो है, हेल्थ केयर का लेवल थोड़ा लो है। अच्छा, जब ये लो बोल रहा हूँ तो ऐसा मतलब नहीं है कि सबसे लो है। लो मतलब होता है कि रिलेटिवली लो है, मतलब अगर कोई डेवलप कंट्री है उससे मैं कर रहा हूँ कंपेरिजन। ऐसे नहीं है कि पाकिस्तान से लो है, या ऐसा नहीं है कि सबसे एशिया में सबसे लो इसी का, ऐसा नहीं है। लो का मतलब होता है कंपेरेटिवली। इकोनॉमी में हम लोग हमेशा करते हैं कंपेयर, ठीक है, बिटवीन डेवलप कंट्री एंड डेवलपिंग कंट्री। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि ओवरऑल जो है वो लो है। ओके, ओके, ओके। यहाँ पे एक बात कर लेते हैं कि टाइप ऑफ इकोनॉमी कैसा है इंडिया का। इंडिया का जो इकोनॉमी का टाइप है वो कैसा है, ये है अपना मिक्स्ड इकोनॉमी। अब मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है, तो इकोनॉमीज जो है वो बेसिकली, ये भी चलेगा पता, इकोनॉमिक्स जो है बेसिकली वो 4 टाइप के होते हैं। ठीक है, पहला होता है एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट, उसको हिंदी में बोलते हैं पूंजीवाद। ठीक है, दूसरा होता है क्या, दूसरा होता है सोशलिस्ट, उसको बोलते हैं हम लोग समाजवाद। इसमें क्या होता है, तीसरा होता है मिक्स्ड, जो अब इंडिया है अपना, मतलब ये भी और ये भी दोनों है। पता क्या होता है, कम्युनिस्ट, मतलब ये बेसिकली जा रहे हैं। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि ये जो यहाँ पे जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनके हाथ में होता है सारा इकोनॉमी। ठीक है, पूरा मार्केट, तो वही चलाते हैं कंट्री का इकोनॉमी को। और इसमें जो वहाँ की जो गवर्नमेंट होती है उसका इंटरवेंशन बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है। मतलब जो वहाँ की गवर्नमेंट है इस कंट्रीज की, वो इंटरफेयर नहीं करती है मार्केट में और उसके प्राइवेट इंडिविजुअल्स में, प्लेयर्स में, कि वो कैसे चलाएं कंट्री को। तो ये पूरा होता है डिपेंड मार्केट पे, मार्केट फोर्सेस पे। ठीक है, सोशलिस्ट क्या होता है कि सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है कि इसमें सरकार अपने हाथ में सारा कुछ लेती है। तो यहाँ पे क्या है, पब्लिक सेक्टर इज, या हाँ, गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज हाई, पब्लिक सेक्टर इज प्रीडोमिनेंट। ठीक है, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर इज प्रीडोमिनेंट, यहाँ पे पब्लिक सेक्टर इज प्रीडोमिनेंट। ऐसे ऐसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ बोलोगे, यहाँ पे ये कंट्री फोकस करेगा सरकारी स्कूल पे, सरकारी एजुकेशन पे, सब कुछ गवर्नमेंट का ही है। ठीक है, ताकि और ये करेगा फोकस कि सारा कुछ प्राइवेट का हो, ताकि डेवलपमेंट हो पाए अच्छे से। ठीक है, और ये सोचेगा कि सब कुछ हो गवर्नमेंट के अंदर, क्योंकि इनका ऐसा मानना है कि अगर सब कुछ अगर प्राइवेट के हाथ में आ जाएगा तो वो मनमानी करेंगे। तो मतलब जो गरीब, जो पुअर है, और पुअर से उन तक बेनिफिट नहीं पहुंच पाएगी। तो ये इनका ऐसा सोच है। तो ये है पब्लिक सर्विस। उसके अलावा एज यूजल गवर्नमेंट इंटरफेयर इज हाई, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इज वेरी हाई इन द मार्केट। ठीक है, गवर्नमेंट जब चाहे तब कोई भी प्राइस लेवल बढ़ा सकती है, कोई भी चीज़ का प्राइस लेवल कम कर सकती है।
ठीक है, नया कानून ला सकती है, तो उससे मार्केट पूरा अपने कंट्रोल में गवर्नमेंट रखती है, किसमें, सोशलिस्ट में। जैसे एग्जाम्पल मैं दूँ तो रशिया, ठीक है, क्या है, और उसके बाद है अपना इंडिया, मतलब मिक्स। इसमें क्या है कि इसमें गवर्नमेंट इंटरवेंशन भी है और मार्केट को भी छूट है कि वो अपना काम फ्रीली कर सके। अब अभी के टाइम में बोलो तो धीरे धीरे जो है इंडिया भी मिक्स से कैपिटल की तरफ जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी ऑलमोस्ट इट इज प्रोग्रेसिवली गोइंग टुवर्ड्स प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, बट फिलहाल के लिए क्या है, ये मिक्स्ड इकोनॉमी, यहाँ पे गवर्नमेंट भी अपने कंट्रोल में सब कुछ रखी हुई है और प्राइवेट प्लेयर्स भी ग्रो कर रहे हैं। तो इनका ऐसा मानना है कि ये मॉडल करने से जो है, और ये शुरू से है 1947 से, तो इनका ऐसा मानना है कि ये मॉडल जो है इससे करने से इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा, और प्लस जो पुअर हैं, जो जो मार्जिनल सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, उनको भी बेनिफिट मिलेगा, उसके साथ भी अन्याय नहीं होगा। ठीक है, उनका ऐसा सोच है। और लास्ट में आता है कम्युनिस्ट, जो कि थोड़ा सा अनअवॉइडेबल टाइप का है। इसमें क्या है कि एक्सट्रीम, ये इसी का ये एक्सट्रीम फॉर्म होता है, जिसमें कि प्राइवेट का तो कोई स्पेस है ही नहीं, नो स्पेस, एवरीथिंग इज गवर्नमेंट। बिल्कुल एक तरह से समझ लो कि तानाशाही समझ लो कि सब कुछ है गवर्नमेंट के हाथ में, एवरीथिंग, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कॉस्ट, प्राइस लेवल, एवरीथिंग, कुछ भी मार्केट के ऊपर नहीं छोड़ा इन्होंने। ठीक है, ओके, तो ये था। हाँ हाँ, हम लोग ज़्यादा डीप में इसके अंदर जा रहे हैं क्योंकि हमें जाना है नहीं एक्चुअली। अब हमें बेसिक पढ़ना है कि ये होता क्या था इसके। हालांकि ये चारों टॉपिक अलग अलग काफ़ी डीप है, काफ़ी डेप्थ में है इनकी, तो लेकिन हम लोग को वो हमारे इसमें नहीं है, सिलेबस में नहीं है। हम लोग बेसिक जान लेंगे टाइप क्या क्या होता है उन्होंने कहा। तो इंडिया क्या है, मिक्स, याद रखो बस। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 3 टॉपिक। पहला है अपना, हम लोग इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 3 टॉपिक। पहला हम लोग पढ़ेंगे क्या, पहला हम लोग पढ़ेंगे इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी क्या होता है, इसको हम कैसे करते हैं मेजरमेंट, इसका भी वो भी देखेंगे। ठीक है, और इसको, और ये कैसे कम हो सकता है, वो भी देखेंगे। ठीक है, और फिर हम लोग देखेंगे, अच्छा इसमें जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे एक अपना क्वांटाइल रेशियो, फिर हम देखेंगे पाल्मा रेशियो, फिर हम देखेंगे गिनी कोफिशिएंट, सब हम लोग पढ़ेंगे आराम से। ठीक है, सब इसका टर्म्स है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसके पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर हम लोग पढ़ेंगे अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट, इसका काउज क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट कितने टाइप्स के होते हैं, इससे फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, सर कुछ देखेंगे इसको हम लोग कैसे करते हैं मेजरमेंट, इसका वो भी देखेंगे। ठीक है, इसमें बहुत सारा टाइप्स होता है एक्चुअली, इसमें सब देखेंगे। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे कि हाँ, ये देख लिए। फिर हम लोग इसमें मेजरमेंट में इसका आता है अपना, क्या आता है, इसका आता है यूजुअल स्टेटस, इसमें आता है प्रिंसिपल सब्सिडरी, फिर आता है CWS, फिर आता है CWD। ये सारा कुछ टर्म्स है, अभी सब हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे इस बारे में। ये क्या, ये इसका मेजरिंग यूनिट है कि कैसे नापते हैं, कैसे करते हैं मेजर की किस कंट्री में कितना एम्प्लॉयमेंट है या क्या उसका है मापदंड। ठीक है, और तीसरा हम लोग देखेंगे क्या, पोवर्टी, गरीबी। ठीक है, इसका भी देखेंगे हम लोग कि इसका भी होता है मेजरमेंट, कैसे हम लोग करते हैं, कौन कौन सा कमेटी बना, उन्होंने अपना अपना क्या रिकमेंडेशन किया, फिर हम लोग सब अच्छे से। तो 3 चीज़ पढ़ेंगे, पहला इनइक्वालिटी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। ये तीनों ब्रॉड टॉपिक है काफ़ी, इसको हम लोग एक और क्लास लेंगे इसका, नेक्स्ट क्लास में वो तीनों पढ़ेंगे कवर अच्छे से। ठीक है, और अभी तक हम लोग यहीं तक रखते हैं, और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, जहाँ हम लोग पढ़ेंगे इन तीनों के बारे में अच्छे से। ठीक है, डीप में पढ़ेंगे हम लोग। ओके, ऑलराइट, थैंक यू।